नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ रहे हैं मनु भंडारी की प्रसिद्ध आधुनिक कहानी यही सच है। वर्तमान में यह कहानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एमए तथा अन्य परीक्षाओं के सिलेबस में भी लगी हुई है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रही हूं और उसमें जब मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की रचनाएं देख रही थी तो मुझे लगा कि यही सच है कहानी हिंदी नेटशाला पे नहीं है, इसीलिए इसे पढ़ा रही हूँ। बाकी हिंदी बुकशाला पर मैं आपको ये कहानी पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि यह कहानी राजेंद्र यादव के फेमस कहानी संग्रह एक दुनिया समानांतर में संकलित है। और ये जो बुक है यह आपके आईएएस मेंस के सिलेबस में है, तो इसीलिए इसको हम हिंदी बुकशाला पे पढ़ चुके हैं। किंतु आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के लिए मैं आपको यह कहानी पढ़ा रही हूँ। यदि आपके सिलेबस में भी है तो सुनिएगा, नहीं है तो भी सुनिएगा, क्योंकि यह प्रतिनिधि कहानी है आधुनिक काल की स्वतंत्रता के बाद वाली जो कहानियाँ हैं उनमें। और कहानी सुनना तो सबको पसंद है, तो आइए पढ़ते हैं यही सच है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर तीनों के सिलेबस में जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं वो सब मैं करवा चुकी हूँ। बस आप हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला की प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। कानपुर का दृश्य है, अपने उत्तर प्रदेश की ही यह घटना है। घटना क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले वहाँ का वातावरण कैसा है, जिसकी कहानी कहने जा रहे हैं वो कैसे वातावरण में रहते हैं वो पात्र, उनका प्रस्तुतिकरण मनु भंडारी जी करते हुए लिखती हैं। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने पे रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मेरा मन नहीं करता और फिर मैं बंद कर देती हूँ। इन चंद पंक्तियों से हमें मालूम चलता है कि ये जो महिला पात्र है, जो संजय का नाम ले रही है, जो महिला पात्र है, इसके मन में कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद है। इंतजार कर रही है ये संजय का और इसका मन नहीं लग रहा किसी काम को करने में। ये बिल्कुल चाह रही है कि संजय जो पात्र है वह यहाँ पर उपस्थित हो जाए। आगे देखते हैं। देखिए, कहानी दिखाई दे ज़रूरी नहीं है, आप लोग अपना आराम से इसको काम करते हुए या आंखें बंद करके रिलैक्स होकर भी आप सुन सकते हैं। आगे है कि नहीं आना था तो व्यर्थी मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज की ही बात तो है, फिर यह कोई आज ही की बात है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं। यानी इस कहानी की जो नायिका है वह पीएचडी कर रही है और जाहिर सी बात है कि वह संजय नामक व्यक्ति से प्रेम कर रही है, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसी के लिए इतना इंतजार करते हैं। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना। मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही हैं। यूँ तो शायद महीनों मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी। खट खट खट, वही परिचित पद ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है।
यही सच है, कहानी इतनी प्रसिद्ध रही थी कि इसी कहानी पर मैं आपको ये अतिरिक्त जानकारी दे रही हूँ, रजनीगंधा नाम से फिल्म भी बनी है। यूट्यूब पे शायद शायद उपलब्ध है, तो आप लोग समय मिले तब देख सकते हैं। हालांकि फिल्म में थोड़ा बहुत प्रस्तुतिकरण के आधार पर स्वतंत्रता ली जाती है, बिल्कुल वैसी ही जैसा लिखा हो वैसी ही फिल्म बनाई गई हो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर फिल्म तो बनी है। रजनीगंधा नाम है उस फिल्म का, ये भी मुझे ध्यान है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधों को दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर? रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी नहीं लगता। इच्छा तो होती है कि कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरे मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं, पर कुछ कह नहीं पाती। एक टक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पहुंच दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखलाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि दिन भर भी कमरे में फूल ना रहें तो न पढ़ने में मन लगता है न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। तो जो फिल्म बनी है रजनीगंधा नाम से, उसका शीर्षक भी सही ही है। रजनीगंधा जब इतने मायने रखते हैं उसके लिए फूल के, उसे नींद भी नहीं आती नायिका को इन फूलों के बिना। खैर, ये सामान्यतः जो प्रेमी जन होते हैं उनके बीच होने वाला सामान्य व्यवहार ही है। थोड़ी देर बाद जब हम घूमने निकल जाते हैं, एकाएक ही मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनाने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे ही भूल गई। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी भी दिन मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं उससे दूर? तो ये सभी लड़कियों की या महिलाओं की परेशानी होती है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल चाहता है कि सामने वाला पक्ष ये कहे कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा। खैर, तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँ, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की किचकिच से तो मेरा मन उब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूँ, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में तो शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। क्या चाहती हैं लड़कियां? दो केयर वाले शब्द, जिसमें ये लगता हो कि हाँ सामने वाला प्रेम करता है। अब उसने कह दिया ना कि हाँ तुम्हारे बिना तो मेरी सूनी हो जाएंगी शाम में, बस इतना ही चाहिए होता है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी के पास जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है, पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे। मेरे लिए तो ये पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्खा हो।
घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं, वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इराक को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है, असहाय सी मैं कहती हूँ। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निशीथ भी तो वही है। होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं भी एकदम ही भन्ना कर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता, और मैं भड़क पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुढ़ेगा। नहीं, हमें नहीं पसंद है ये बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकानेक आंखें जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं। और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा था, और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ठीक ही हो, शायद मैं पागल ही हूँ। कानपुर का ही दूसरा दृश्य है। मैं जानती हूँ कि संजय का मन निशीथ को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपना होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है। और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने की अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशीथ की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूं कि वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। अब यहाँ देख लीजिए, दीपा के बातों से स्पष्ट होता है। एक होता है बचपन का प्रेम, है ना। आप इस गाना भी ना, मेरे बचपन का प्रेम कहीं भूल नहीं जाना रे। बचपन का प्रेम होता है जैसे बाद में ये कह रही है कि हम बैठ के उस पर हंस सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे पागलपन करते थे, घंटों इंतजार करना, तो वो सब भूला नहीं जाता कभी भी। अब
अब ये परिपक्व अवस्था में है, समझदार है, जॉब करने जा रही है। इसे लगता है वो बचपना है और ये उससे बहुत नफरत करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिससे हम इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रेम करते हों, उससे नाराज़ तो हो सकते हैं लेकिन नफरत तो नहीं हो सकती। अब ये दोनों जब साथ में बैठते हैं, संजय और दीपा, तो ये अपने अपने, दीपा अपनी थीसिस को लेके बात करती है, वो अपने ऑफिस को लेके बात करता है, जबकि वो जो बचपन वाला प्रेम होता है उसमें एक दूसरे को लेके बात होती है, क्योंकि उसमें सपनों की और कल्पनाओं की बातें ज़्यादा होती है ना। संजय क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचौट से मैं आज भी तिल मिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा, विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ। और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चुंगल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती? तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूं बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीत का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। अब यहाँ क्या कह रही है दीपा कि संजय का और उसका प्यार ही सच है। अब देखते हैं कि ये आगे देखेंगे कहानी में कि ये मात्र दीपा का विश्वास ही है या वो खुद को भी झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। कानपुर, मुझे परसों कलकत्ता जाना है, बड़ा डर लग रहा है। कैसे, क्या होगा? मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू, अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर भी लेती हूँ, तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है। पर सच ये है कि बहुत डर लग रहा है। बार बार मैं मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। अब अगला जो दृश्य है वह कलकत्ता का है। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं इरा को ढूंढती हुए कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, ओफ, तुझे ना देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुँचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुँचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। इरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ। बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, है ना।
क्योंकि क्या होता है कि काम खत्म करने के बाद थोड़ा सा आलस आता ही है। क्योंकि ये समय रहता है आराम का, और यदि आराम करते हैं तो फिर आपका वीडियो नहीं आ पाता। आप लोग जो पहली बार इस चैनल पे यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि इसी प्रकार की अन्य कहानियाँ, पूरे पूरे उपन्यास, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटक, निबंध, ये सब मतलब कुल मिला के जो आपकी किताबें हैं वो हमारे इसी चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला चैनल, उस पर उपलब्ध हैं। आप YouTube पे सर्च करेंगे हिंदी बुकशाला तो भी मिल जाएगा, पिंक कलर से लिखा हुआ है हिंदी बुकशाला। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके प्रैक्टिस सेट तो निरंतर चल ही रहे हैं, वो ऐसे ही एज इट इज़ चलते रहेंगे जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। बीच बीच में आपके जो पेपर, नज़दीकी पेपर आते रहते हैं, उनकी भी अब यही सच है। और आपके शिरीष के फूल, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ हिंदी बुकशाला पर। लेकिन मैं फिर आपसे वही बात कहूँगी कि मैं ये प्लेलिस्ट पूरी बनाना चाह रही थी कि फर्स्ट ग्रेड की जो रचनाएं हैं वो एक जगह मैं आपको उपलब्ध करवा पाऊँ, इसीलिए इसे दोबारा करवा रही हूँ। बाकी हिंदी बुकशाला पर भी ये कहानी मिल जाएगी। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है, और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर, कहाँ यह कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीर कर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़कें, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है? जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू से डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था, वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में शायद मैं अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा ही प्यारा है। शाम को इरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशीथ दिखाई देता है। मैं सक पकाकर नजरें घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब इरा देती है, मैं देख रही हूँ निशीथ बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए। यह क्या शौक चल रहा है? उसका रंग स्याह पड़ गया है, वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती, हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी और स्वयं भी मैं घर पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। कॉफ़ी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। इरा उससे बात कर रही है मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है। वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशीथ का यूँ मिलना, ना चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशीथ, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। अब देखिए ये अंतर्मन के द्वंद्व हैं। यहाँ भी दीपा क्या सोच रही है कि शायद मुझसे दूर होकर ये बहुत दुखी है, इसीलिए दुबला हो गया है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं सहल रहा इसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ कि यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो वह व्यक्ति है जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया? जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया, माफ़ कीजिए मैं आपको नहीं पहचानती। जरा उसका खिसियाना तो देखती, वह कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफरत करती हूँ। अच्छा है आए कल, मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली, और यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे जिंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती।
यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए अभी तक निशीथ ने विवाह क्यों नहीं किया। करे ना करे मुझे क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है। मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए इस समय, जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है। अब बताओ मैं क्या करूं। और इसी प्रकार दीपा के अंतर मन में कई सारे द्वंद्व एक साथ उठ खड़े होते हैं और दीपा एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपने विचारों से कहते हैं ना, परेशान सी हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा उसके क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। और वो संजय पर एक तरीके से गुस्सा होती रहती है कि वो क्यों नहीं उसके साथ आया। अब इसकी आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। तो मिलती हूँ आपसे इसके दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भूलवश तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।